Very good afternoon, everybody. So, in the series where we are trying to work upon mains answer writing, this is the second video जहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं which is about under what circumstances can courts pass orders for attachments. ये क्वेश्चन नंबर 4A है 2007 हरियाणा जुडिशरी का एंड सिविल लॉ 1 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली पूछा है किन परिस्थितियों में, क्या सर्कमस्टांसेस में आप अटैचमेंट पास कर सकते हैं. इसके अंदर कवर करने के लिए हमारे पास क्या क्या होगा. जैसा हमारा फॉर्मेट है, आई टेल द सिनॉप्सिस क्या कवर कर सकते हैं, उसके अंदर क्या है इन ब्रीफ. जो लोगों को सिर्फ सिनॉप्सिस सुनना हो वो सिनॉप्सिस सुन सकते हैं, और उसके बाद बाकी लोग कैन कंटिन्यू विद द डिटेल्ड वट एवर द आंसर आई हैव रिटन वो देख सकते हैं. सो व्हाट ऑल वी कैन कवर अकॉर्डिंग टू मी इज दैट फर्स्ट वी टेल व्हाट इज एन अटैचमेंट. ये हम इंट्रोडक्शन में डाल देंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था. अकॉर्डिंग टू सम जजेस दैट आई हैव टॉक्ड टू, व्हाट आई कंक्लूडेड वाज दैट मोस्ट ऑफ देम वर ऑफ द ओपिनियन दैट आप अपने इंट्रोडक्शन में ट्राई टू पुट द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द लॉ एंड आइडेंटिफाई द लॉ. फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि अटैचमेंट की बात कौन से ऑर्डर में हुई है, कौन से सेक्शंस में हुई है, तो इंट्रोडक्शन में आप या तो वो डाल दीजिए या फिर ऑब्जेक्ट डाल दीजिए कि जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, अटैचमेंट का ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल क्या है. साथ में मे बी यू कैन यूज अ केस लॉ. इन दोनों को अलग अलग भी करा जा सकता है, एक साथ दोनों चीजें भी डाली जा सकती है, हाउएवर यू लाइक इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेल व्हाट इज एन अटैचमेंट. अटैचमेंट क्या होती है कि भाई प्रॉपर्टी को अटैच करके रख लिया कस्टडी में, सो दैट हम अपनी डिग्री या ऑर्डर है उसको सेटिस्फाई कर सके बाद में, एंड प्रॉपर्टी इधर उधर ना हो जाए उस दौरान. इसमें एक केस लिखा हमने, गोविंद राव माडिक वर्सेस देवी सहाय 1982, जिसमें बताया गया कि ऑब्जेक्ट है क्या, तो ये फिट बैठ जाता है. देन व्हाट आर दी प्रोविजंस रिलेटेड टू अटैचमेंट इन सीपीसी. फिर हमने बताया ऑर्डर 38, जिसमें रूल 5 से रूल 13 तक अटैचमेंट की बात होती है, जबकि 1 से 4 तक अरेस्ट की बात होती है, हम सब जानते हैं. 5 से अटैचमेंट की बात होती है. ये होता है बिफोर जजमेंट, कि हमें डर है कि उस बीच में ही प्रॉपर्टी ओढ़ ना जाए. साथ में अगर आप प्रीसेप्ट्स का भी इसमें जोड़ना चाहें तो कॉन्सेप्ट जोड़ सकते हैं, अगर आप बताना चाहें उसके बारे में. सो ऑर्डर 38 रूल 5 to 13. अलॉन्ग विद दैट आफ्टर जजमेंट के लिए ऑर्डर 21 रूल 41 से लेके 57 तक, रेड विद सेक्शन 60 to 64 ऑफ सीपीसी. ये सारे मिला जुला के अगर बताए जाएं तो हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे अटैचमेंट की बात करी गई है. उसके अंदर डीप जाएंगे हम जब हम ये पढ़ेंगे. अब इसके अंदर जरूरी क्या है कवर करना, पहली चीज हमें ये बताना है सर्कमस्टांसेस क्या है. वो ऑर्डर 38 रूल 5 के 1 में दे रखे हैं कि डिफेंडेंट इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर डिफेंडेंट इज अबाउट टू रिमूव इट फ्रॉम द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. या तो वो अपनी प्रॉपर्टी को ठिकाने लगाने वाला है, या फिर इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन से बाहर जरूर निकाल देगा. ऐसा कोई भी डर है तो आप अटैचमेंट करवा सकते हैं. और अटैचमेंट कराएंगे तो कोर्ट करेगी क्या, नाउ व्हाट एक्शंस कैन द कोर्ट टेक. या तो आप सिक्योरिटी फर्निश करिए, या वो वैल्यू, उतनी ही वैल्यू का, या फिर प्रॉपर्टी को कोर्ट के सामने रख दीजिए जब तक डिक्री सेटिस्फाई नहीं हो जाती, जब तक हमारी जजमेंट नहीं आ जाती. या फिर कोर्ट में अपीयर करिए एंड शो कॉज करिए कि आपको ऐसा ऑर्डर क्यों ना दिया जाए. क्योंकि ये प्रिवेंटिव मेजर है. जैसे हम सेक्शन 106 से लेके 110 एंड उसके आगे 123 तक सीआरपीसी में देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, 124 तक. वहां पे भी ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स, जब तक एक कंक्लूजन तक आप नहीं पहुंच गए हो एक केस में, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए काफी प्रोसीजर बनाया गया है. आपको स्पेशल गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, और ध्यान रखना पड़ेगा किसी के भी राइट्स कंक्लूजन होने से पहले, जब तक आपने सारा एविडेंस देख नहीं लिया, सब कुछ कर नहीं लिया, अगर वो कर लो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप जो जजमेंट बोलो वो ठीक है. मगर वो करने से पहले जब हम ऐसे कुछ काम करते हैं कि भाई बॉन्ड रखवाओ, या आपकी प्रॉपर्टी अटैच करें, या प्रीसेप्ट करें, इन सारी चीजों में यू ऑलवेज हैव टू बी वेरी कॉशियस. एंड हेंस तीसरी चीज इसमें लिखी गई है कि कोर्ट बोल सकता है डिफेंडेंट को कि आप एक शो कॉज नोटिस, आपको एक शो कॉज नोटिस दे देते हैं, एंड यू come to the court, show cause that why the property should not be attached, right. तो ऐसे किसी भी तरह की प्रिवेंटिव रिलीफ में हमें ये ध्यान रखना होता है. देन फिर हम इसके आगे इसका कॉन्टेक्स्ट
कंप्लीट करने के लिए वी पुट अ केस लॉ विच इज इनकॉम पॉलीमेक वर्सेस स्विचिंग टेक्नोलॉजी गंथुर 1995, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि पार्टीज का राइट इसमें डायरेक्टली अफेक्ट होता है एंड हेंस जो प्रोसीजर है उसे मेटिकुलसली आप फॉलो करेंगे, नहीं तो आपकी प्रोसीडिंग वॉइड हो जाएगी। तो बहुत एम्फेसिस दिया गया है उस पर, एम्फेटिकली बोला गया है कि आप ध्यान रखेंगे कि पूरा प्रोसीजर परफेक्टली फॉलो होना चाहिए बिकॉज दिस इज प्रिवेंटिव। एंड उसके बाद हम बताना शुरू करते हैं कि ऑर्डर 38 रूल 5 के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 38 में, जो मेरे हिसाब से रूल 7 रूल 10 को मेंशन कर देना काफी रहेगा, जिसमें 7 में बताया गया प्रोसीजर क्या है, क्योंकि हमने अभी अभी ये फोकस किया, इस चीज पे एम्फेसाइज किया कि प्रोसीजर फॉलो करना बहुत जरूरी है गंथूर वाले केस में, राइट। एंड रूल 10 में हम बता देते हैं कि इट शुड नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ द स्ट्रेंजर्स, किसी स्ट्रेंजर का राइट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रूल 12 बताता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर आप अटैचमेंट नहीं कर सकते, एंड रूल 13 बताता है स्मॉल कॉज कोर्ट्स का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, वो अटैचमेंट्स नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद एक केस लॉ हम और लिखते हैं जो है राजेंद्र वर्सेस शंकर सुंदरम 2008, which talks about attachment under order 38 can only be passed after court is satisfied कि prima facie जो केस है वो प्लेंटिफ के ही फेवर में जा रहा है, तो आप उनको अटैचमेंट मुहैया कराओ। अदरवाइज जबरदस्ती हवा में आप अटैचमेंट नहीं करेंगे बिकॉज अगेन प्रिवेंटिव मेजर। अब आ जाते हैं हम अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन में, तो हम ऑर्डर 21 में आ जाएंगे जिसमें हम 41 से 57 तक बता रहे हैं, ऑल्दो और भी ऐसे सेक्शन हैं जो अटैचमेंट्स की बातें करते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन मोस्टली अटैचमेंट अरेस्ट इन सारी चीजों से ही होती है, रिकवरी वगैरह करनी होती है। तो लिखने को तो मैं रूल 11 12 फिर उसके बाद आपका 57 के आगे 63 से आगे जो सेक्शंस आते हैं सेल में अटैचमेंट वगैरह का क्या प्रोविजन होंगे ये सब भी लिख सकते थे, बट बिकॉज उससे बहुत लंबा हो जाएगा एंड वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, वी विल लिमिटेड टू द स्पेसिफिक सेक्शंस जो हैं ही अटैचमेंट के ऊपर, वो है 41 से 57 प्लस सेक्शन 60 से 64 ऑफ सीपीसी, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो हमने अलग से बता दिए, जैसे कि 42 हो गया जो रेंट मीन प्रॉफिट इन सब चीजों के बारे में बात करता है, 43 हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, देन हमारा 54 हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, गार्निशी हम जानते ही हैं 46 में, सबको पता है 46 से 46 आई, एंड देन जो प्राइवेट एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो 48 और 48A में उनकी बात करी गई है। एंड अल्टीमेटली लास्ट में एक और केस लॉ पे हम खत्म कर देते हैं, फिर से ये बताते हुए कि कोर्ट्स को ध्यान रखना है किसी भी तरह की अटैचमेंट करते हुए चाहे बिफोर जजमेंट हो चाहे आफ्टर जजमेंट एग्जीक्यूशन में हो, और वो केस लॉ है UKN गाउंडर 1965, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला कि ऑर्डर 38 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है एंड हैज टू बी इशूड ओनली आफ्टर अटमोस्ट सर्कमस्पेक्शन लेस्ट इट कैन टर्न इनटू अ वेपन ऑफ ऑपरेशन। अगर आप लोग ध्यान नहीं रखोगे तो कोई भी आएगा और दूसरे को ऑपरेस करने के लिए इस रेमेडी को यूज करेगा, और उसके बाद कंक्लूजन। सो दिस इज द बेसिक सिनॉप्सिस दैट वी आर गोना फॉलो। अगर आपको लगता है इसमें और कुछ ऐड होना चाहिए आप ऐड करें, हमें भी बताएं, हम भी ऐड करेंगे। एंड अगर इसमें से आपको हेल्प मिलती है तो डू टेल मी इन द कमेंट्स। नाउ वील गो इनटू द डिटेल्ड व्यू ऑफ दैट एंड रीड द आंसर दैट आई हैव रिटन। सो बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में लिखा है, ज्यादा हमें टाइम नहीं लगना चाहिए, बस हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें क्या क्या उसके अंदर डालना है आंसर में, तो हम फटाफट उसको चेप के आ जाए वहां पे, राइट। दिस आंसर, ये आंसर लिखने में बिना देखे आई टुक ऑलमोस्ट 16 मिनट्स। तो आप आई थिंक इसमें 10 मिनट्स 11 मिनट्स तक हमें लेके आना चाहिए, इस तरह की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस तरह से प्रैक्टिस करना कि आप इसको 11-12 मिनट में लिख सको, ठीक है, 4 पेज के आसपास का है। सो भी स्टार्ट। पहले मैंने सिनॉप्सिस बनाया है, वो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो अटैचमेंट क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रोविजंस क्या हैं, फिर जजमेंट से पहले क्या सर्कमस्टांसेस में होगा, जजमेंट के बाद क्या सर्कमस्टांसेस में होगा, और उसके बाद इंपॉर्टेंट केस लॉस क्या है और कंक्लूजन। सो आई हैव रिटन इंट्रोडक्शन में अटैचमेंट इज अ प्रोसेस वेयर अ प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, ध्यान रखना दोनों हो सकता है, मूवेबल और इमूवेबल, इज अ सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन, एंड सब्जेक्ट तो होगा, लिटिगेशन का सब्जेक्ट होगी प्रॉपर्टी, तभी उसकी अटैचमेंट मांग रहे हो आप, वहीं से आपको शायद अपना रिकवरी करनी है या मॉर्टगेज है या जो मर्जी है। सो इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन एंड
एंड डिस्प्यूट इज सीज्ड, ऐसी प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है टू द कस्टडी ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे अगर थोड़ा सा और अगर आप अपनी वो नॉलेज दिखाना चाहें तो ब्रैकेट में लिख दो कस्टोडियल लेजेस, तो थोड़ा मैक्सिमम मैक्सिमम यूज करने से ज्यादा नंबर मिलते हैं। कस्टोडियल एजेस टू एंश्योर दैट इट इज प्रिजर्व्ड इन द करंट स्टेट, उसके आगे भी स्टेटस को अगर लिखना चाहो आपके ऊपर है, अगर दिमाग में कुछ ऐसा आते जाए जो कनेक्ट हो सकता है तो कर दो। एंड इज अवेलेबल फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ प्लेंटिव्स क्लेम आफ्टर फाइनल जजमेंट, ये प्रोसेस होता है। इस चीज को हमने गोविंद राव महादिक वर्सेस देवी सहाय में देखा 1982 में, ठीक है। सो उसकी सेटिस्फैक्शन करने के लिए फाइनल जजमेंट जब आ जाएगी उसके बाद हम जब अटैचमेंट करते हैं बिफोर जजमेंट तो भी हम इसीलिए करते हैं कि हमारे पास रहे, और फाइनल जजमेंट जब आ जाए तो उसके बाद हम उसकी सेटिस्फैक्शन कर सके। सेटिस्फैक्शन उसी टाइम नहीं कर देंगे, अभी तो हम अटैच करके रख रहे हैं बस आगे के लिए। उसके बाद प्रोविजंस रिलेटेड टू अटैचमेंट इन सिविल प्रोसीजर, क्या क्या हमारे पास प्रोविजंस हैं। पहले हमने बता दिया प्रोविजंस फॉर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट 38 में, रूल 5 टू रूल 13, एंड प्रोविजंस इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग 21 से, ऑर्डर 21 में 41 से 57 रूल। देन अटैचमेंट किन सर्कमस्टांसेस में होगी, तो ऑर्डर 38 के रूल 5 में बताता है कि अटैचमेंट बिफोर जजमेंट में बी ऑर्डर्ड ऑन अ ड्यू एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ अलोंग विद एन एफिडेविट। ये बहुत ध्यान, ये छोटी चीजें हैं जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हमें अपने आंसर में डालना जरूरी है। तो आप एप्लीकेशन लेके आएंगे, कोर्ट अपने आप अटैचमेंट नहीं करेगी। बहुत सारी चीजें होती हैं कोर्ट सुओ मोटो कर देती है, भाई लिमिटेशन जैसा मामला हो गया, अगर आप लिमिटेशन में नहीं आते, कोर्ट फीस में नहीं आते, सुओ मोटो कोर्ट अपने आप उस चीज को बंद कर सकती है, डिसमिस कर सकती है, खुद उसका संज्ञान ले सकती है। मगर इन सब चीजों में आपकी एप्लीकेशन पे ही होगा। जैसे ट्रांसफर एप्लीकेशन होती हैं उसमें भी कुछ कोर्ट्स के पास है सुओ मोटो कर सकते हैं, कुछ के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो नहीं है उसमें, आई थिंक 406 आप चेक करना, जबकि हाई कोर्ट में है, ठीक है। तो कई जगहों पे एप्लीकेशन से ही होगा काम, कई जगहों पे बिना एप्लीकेशन के हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट लगाना पड़ेगा, ये अफर्म करते हुए, आप वहां पे अफर्म बोलते हैं ना, सॉलेमली अफर्म सो एंड सो एफिडेविट में लिखते हैं हम, सर शपथ ये बोलता हूँ ये करता हूँ, दैट डिफेंडेंट इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल ऑफ द प्रॉपर्टी। आप बताओगे वो डिस्पोज ऑफ करने वाला है या फिर उसको लोकल जुरिसडिक्शन से हटाने वाला है। अब हम यहाँ पे अगर एविडेंस एविडेंस लाने लगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी, इसलिए एफिडेविट पे काम कराया जा रहा है। जैसे इंजंक्शन की एप्लीकेशन होती हैं, वहां पे भी काम एफिडेविट पे करा लिया जाता है, राइट। क्योंकि कुछ ऐसा रिलीफ है जो टाइम से मिलना जरूरी है, इसलिए हम एफिडेविट पे काम कराते हैं। जैसे हम लोग 156(3) में एप्लीकेशन डालते हैं तो ये बताना पड़ता है 154(3) हमारा काम नहीं करा, एसपी साहब नहीं माने, बड़े अधिकारी नहीं माने, तो एफिडेविट लगाना पड़ेगा। अगर हम इन चीजों को प्रूव करने के लिए बिठा ले बंदे को तो हो जाएगी, फिर तो हमारा तो मुकदमा ही चलता रहेगा, 5 साल यही प्रूव करते रहेंगे, तो कब एफआईआर होगी, ठीक है। तो इसलिए वहां एफिडेविट पे काम हो जाता है, राइट। बड़ी सारी चीजें हैं जो एफिडेविट, इंजंक्शन एप्लीकेशन, अगर आपको उसी टाइम ये इंजंक्शन मांगनी है कि मेरे घर की दीवार तोड़ रहे हैं, इंजंक्शन दे दो, तो आप इंजंक्शन कैसे मांगोगे, एफिडेविट के थ्रू मांगोगे। आपको वो ये नहीं कहेंगे कि प्रूव करने बैठो, पहले आपको इंटरिम इंजंक्शन मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऑन एन एप्लीकेशन बाय द प्लेंटिफ अलोंग विद एफिडेविट अफर्म करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी अपनी साफ करने वाला है, ठीक है। अब इससे होता क्या है, यू कम अंडर द फियर ऑफ पर्जरी। अगर आपने झूठ बोला होगा, बाद में अगर पता चला आपने झूठ बोल के ये रिलीफ ले लिया, अगले बंदे को किसी तरह से ऑपरेस करने की कोशिश करी, कुछ गलत फायदा उठाने की कोशिश करा कोर्ट की पावर्स का, राइट, तो आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, 340 में आपके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, 340 ऑफ सीआरपीसी। दैट इज वाई एफिडेविट इज नेसेसरी। वहां पे कोर्ट मुकदमा करती है, कोर्ट लिखेगी कि हाँ जी इस आदमी ने मेरे सामने ये झूठ वगैरह बोला था, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा करके वो अपने साथ के मजिस्ट्रेट या साथ की कोर्ट जो भी होगी उनके यहाँ वो मुकदमा चला देंगे। देन हम बताते हैं ऑन सच सर्कमस्टांसेस बीइंग शोन, कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है, या तो आप सिक्योरिटी फर्निश करो, भाई लाओ, 1 लाख 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, जितनी की भी रिकवरी है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत आपने सिक्योरिटी मांग ली, या तो सिक्योरिटी देते, जरूरी नहीं है हम अटैच करेंगे। अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो प्रॉपर्टी हमारी कस्टडी में दे दो, हम अटैच कर देते हैं, रिसीवर लगा देते हैं, राइट, या उतनी ही वैल्यू का कुछ हमारे पास रख जाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते तो भाई कोर्ट आओ और हमें बताओ
शो कॉज व्हाई वी शुड नॉट मेक दैट ऑर्डर, बिकॉज दूसरा बंदा तो खड़ा है ना, उसको तो रिलीफ देना है। तो इन तीनों में से कुछ भी डायरेक्ट किया जा सकता है। फिर हम आगे बताते हैं। अब हमने ये दो मेन चीजें बता दी, कब दे सकते हैं और क्या डायरेक्शन दे सकते हैं। दिस रेमेडी इज प्रिवेंटिव एंड अफेक्ट्स द राइट ऑफ द पार्टीज डायरेक्टली एंड दस प्रोसीजर मस्ट बी मेटिकुलसली फॉलो। दिस वाज हेल्ड इन इंडकॉम पॉलीमेक वर्सेस स्विचिंग टेक्नोलॉजी गंथूर 1995। इसमें ये होल्ड किया गया। तो हम बता रहे हैं कि ये प्रोसीजर ऐसा है कि भाई ये प्रिवेंटिव है, ध्यान रखना पड़ेगा। अटैचमेंट शैल बी मेड इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर एग्जीक्यूशन प्रोसेस, जो कि रूल 7 में दिया गया है। अटैचमेंट इस तरीके से करी जाएगी कि जैसे 7 में लिखा गया है, एंड स्ट्रेंजर्स के राइट्स को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ये रूल 10 में दिया गया है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से थोड़ा सा इसको दूर रखा गया है, और रूल 13 बताता है कि स्मॉल कॉज कोर्ट्स को भी इससे दूर रखा गया है। इन दो लोगों को दूर रखा गया है, 12-13 को। 7 में प्रोसीजर है, 10 में स्ट्रेंजर्स को हमने सेव किया है। इसमें एक केस लॉ आता है, एंड दैट केस लॉ इज राजेंद्रन वर्सेस शंकर सुंदरम 2008। ये जो ऊपर हमने बात लिखी है यहाँ पे, एन अटैचमेंट ऑर्डर अंडर अंडर ऑर्डर एन अटैचमेंट ऑर्डर अंडर ऑर्डर 38 मस्ट बी पास ओनली आफ्टर द कोर्ट इज प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड। उन्हें सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि हाँ ये मुकदमा प्लेंटिफ के हक में ही जाएगा, तब आप जाके ऐसी अटैचमेंट दे सकते हैं। ठीक है ना, एफिडेविट तो हम ले ही रहे हैं, उसमें हम लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इसका कुछ केस बनता है। अगर आपको लग रहा है बिल्कुल ही केस नहीं बनता, और बंदा प्रिवेंटिव उसमें आ गया और एफिडेविट दे दिया कि जी मैंने एफिडेविट दे दिया, लो करो अब अपना, आप अपनी पावर इस्तेमाल करो, हो सकता है तो बंदा इज रेडी टू टेक दैट रिस्क कि पर्जरी होती होगी तो होती होगी। मैं तो अभी बस इसको अड़ंगा डालना चाहता हूँ, हो सकता है ऐसा कर रहा हूँ। तो ये एक चीज और एडिशनल बनाई गई कि भाई कोर्ट पहले ये सुनिश्चित करेगी कि जो भी मुकदमा चल रहा है वो प्राइमा फेसी प्लेंटिफ के हक में जा रहा है। यही हम इंजंक्शन में भी देखते हैं, काफी सिमिलैरिटी है, वहां पे भी देखते हैं बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, प्राइमा फेसी प्लेंटिफ के हक में जा रहा है, ये सारी चीज देखनी पड़ेगी, इररिपेरेबल लॉस। ऐसे ही यहाँ पे भी हमें देखना है प्लेंटिफ के हक में जाना चाहिए, प्लस जो भी हमने ऊपर देखा एफिडेविट पे वो एफर्मेशन वगैरह देगा। फिर आगे अटैचमेंट एंड एग्जीक्यूशन, ऑर्डर 38 में यही 4-5 चीजें थी जो हमें मेन मेन बतानी थी। फिर एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21 में आएगी, जिसमें 41 से 57 तक हमें अटैचमेंट के बारे में दिया गया, प्लस 60 से 64 ऑफ द सीपीसी। तो अटैचमेंट अंडर 21 रूल 41 to 57 एंड सेक्शन 60 to 64 ऑफ द कोड कैन बी मेड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द क्लेम्स ऑफ डिक्री होल्डर्स अंडर द जजमेंट डेटर। वहां पे क्या था, बचाने के लिए कि भाई जजमेंट के बाद कुछ बचे हमारे पास सेटिस्फैक्शन के लिए। यहाँ पे जजमेंट आ चुकी है, अब डिग्री डिग्री होल्डर का जो क्लेम है उसको पूरा करवाना है। ठीक है, प्रिवेंटिव, अब ये प्रिवेंटिव मेजर नहीं है, ये तो अब हक से होगा क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया सब कुछ सुनने के बाद। रूल 54 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। रूल 54 ऑफ 21 स्पेसिफाइज दैट an order for attachment may be made in order to ensure that the judgment debtor is prohibited from transferring or charging the property in any way and prohibiting all persons from taking benefit of such transaction। कि बाद में जब जजमेंट आ जाए तो ऐसा ना हो कि जजमेंट डेटर जो है वो ट्रांसफर कर दें, चार्ज कर दें, एनकम्बरेंस बना दें उसके ऊपर, किसी तरह का लोन वगैरह ले लें और बोले ले रख ले, अब ले लिया मैंने 1 करोड़ का लोन प्रॉपर्टी पे। ठीक है, फ्रॉम टेकिंग benefit of the transaction। Various provisions under 21 provide for specific circumstances when attachment may be ordered। काफी सारे स्पेसिफिक रूल्स हैं जिसमें बताया गया है कि कब कब आप अटैचमेंट दे सकते हैं। तो 42 which contemplates attachment of property in the case of decree for rent, mean profit, other matters where amount has to be subsequently determined। बाद में पता चलेगा कि कितना है अमाउंट जो देने वाला है, अभी आप अटैच कर सकते हो। रूल 43 अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टीज एंड एग्रीकल्चरल प्रोसीजर प्रोड्यूस, जहां पे हमें क्या करना है, सीज कर लेनी है। अटैचमेंट कैसे होगी, बाय सीजिंग, सीज करना पड़ेगा। 46 to 46 आई, जिसमें बात करी गई है स्ट्रेंजर जो थर्ड पर्सन होते हैं, गार्निशी होते हैं, उनके हाथ में अगर प्रॉपर्टी है तो हम क्या कर सकते हैं। 48 एंड 48 ए बात करते हैं जब आप गवर्नमेंट के या प्राइवेट एम्प्लॉय है तो आपकी सैलरी वगैरह, आपके जो भी आप जिसने आपको सैलरी देनी है उसको बांध देंगे कि भैया आप उसको ना दे के इसको दिया करो सैलरी, लड़की को।
देन रूल 52 टॉक्स अबाउट अटैचमेंट ऑन द प्रॉपर्टीज इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट और पब्लिक ऑफिसर। हो सकता है पहले से ही मुकदमा चल रहा है, पहले से ही किसी कोर्ट ने अटैचमेंट कर रखी है, ठीक है, तो ये 52 53 इस पे आ गए। एंड 54 प्रोवाइड्स फॉर अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। ये हमने सारे बता दिए प्रोविजन। हमें क्या पूछा गया था, किन सर्कमस्टांसेस में कर सकते हो, हमने ये भी बता दिया कि कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस में हम कर सकते हैं, वो उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने वाली हैं, और दो तीन जजमेंट्स के साथ बता दिया कि उसमें और वेरीड पॉइंट्स क्या दिए हैं कोर्ट ने। एंड लास्ट में हम बताते हैं, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स दैट इज यूके एंड गाउंडर 1965 मद्रास हाई कोर्ट स्टेटेड दैट अटैचमेंट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी। फिर से एम्फेटिकली इसके ऊपर है ही मेन पॉइंट ये कि आप प्लीज इसको यूज करें बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ। जैसे 482 पे आप देखोगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जबरदस्ती यूज नहीं कर सकते, तो आपको बहुत ध्यान से यूज करनी होती है। It is an extraordinary remedy and must be issued only after utmost circumspection, and if courts are not alert, it might turn into a weapon of oppression. कोई भी आएगा एफिडेविट लगाएगा, किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करवा देगा, लो रोते रहो, अब निकलवा लो, वकील करो, उनको पैसा दो, ये करो वो करो, 50 चीजें करनी पड़ेंगी। हेंस इट कैन बिकम अ वेपन ऑफ ऑपरेशन। कंक्लूजन बहुत सिंपल लिखा है, दस above is a succinct account as to, succinct माने छोटा, precise account as to what circumstances, under what circumstances, नहीं sorry, as to what circumstances warrant attachments by courts। क्या circumstances ऐसे हैं जो warrant करते हैं कि हाँ जी you can make an attachment, उसकी implications क्या implications होंगी अगले पे, and its relevant provisions। ये सारी चीजें हमने बता दी। So that was all on the question for today, and I hope इससे कुछ मदद मिली होगी। कहीं पे कुछ रह गया हूँ, कुछ छूट गया हूँ, तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट, एंड ऑल्सो हेल्प मी लर्न बाय टेलिंग मी इन द कमेंट्स कि इसमें और क्या डाला जा सकता है, किस तरह से इसकी फ्लो बेटर करी जा सकती है, कौन सा केस लॉ यूज किया जा सकता है। मुझे भी काम आएगा, जो लोग और देख रहे हैं उनके भी काम आएगा। सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट एंड डू यूज द कॉमेंट बॉक्स। If you have any specific questions you think I can research on and make a answer, so do let me know about that as well. Thank you so much. We'll see you next time.